Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with second video on the lesson Biodiversity and Conservation, and today's topic or discussion are pattern of biodiversity changes, species area relationship, reason for more biodiversity in tropical area than temperate, and finally we are going to see the common hypothesis given by different scientists, out of which the most common is Rivet-Popper hypothesis. So let's start it. First is biodiversity pattern. Biodiversity pattern के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस या वेरिएशन देखने को मिलते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करते हैं। तो पहला यहाँ पे है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हम अपने लैटिट्यूड्स में मूव कर रहे हैं, व्हाट आर लैटिट्यूड्स? वी ऑल नो दैट वी हैव अ स्फेरिकल अर्थ एंड इन द सेंटर ऑफ दिस अर्थ वी हैव इक्वेटर। जितनी भी लाइंस आपके इस इक्वेटर रीजन के पैरेलल मूव करती हैं, दे ऑल आर नोन एज योर लैटिट्यूडनल लाइंस। तो हम ये देखेंगे कि एज वी मूव टुवर्ड द नॉर्थ पोल और एज वी मूव टुवर्ड द साउथ पोल फ्रॉम आ इक्वेटर, और हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने लैटिट्यूड्स को चेंज करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंजेस आते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टुवर्ड्स द पोल, हमारी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है और स्पीशीज रिचनेस है वो डिक्रीज होती है। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड कि सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज रिचनेस है वो आपके नियर इक्वेटर जोन वाले एरिया में मिलती है। मीन इक्वेटर के जो नियर वाला जो एरिया है दैट इज अ हाईली स्पीशीज डाइवर्स रीजन। और जैसे ही हम पोल्स में जाते हैं वहाँ पे हमें ना के बराबर स्पीशीज मिलती हैं, और वो होती भी हैं, तो दे आर वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी जो आपके इक्वेटर जोन के आसपास मिलती है। और ये जो जोन है इक्वेटर के आसपास का, इसी एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। दिस एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन। तो हमारी जो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो ट्रॉपिकल जोन में मिलती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेट या नॉर्थ पोल्स की तरफ जाते हैं वो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारी कम हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है कि जैसे देखो कोलंबिया एक रीजन है जो इक्वेटर के पास है, वहाँ पर 1400 स्पीशीज फाइंड आउट की गई है। न्यूयॉर्क जो और दूर है थोड़ा इक्वेटर से, वहाँ पे 105। ग्रीनलैंड जो और ज़्यादा दूर है इक्वेटर से, वहाँ पे 56 स्पीशीज फाइंड आउट की गई। तो इट सो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन लेट अस कंसिडर कि अगर इक्वेटर एरिया पे अगर आपकी 1000 स्पीशीज मिल रही है, और जैसे जैसे आप ऊपर नॉर्थ की तरफ या नीचे साउथ की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो रही है। इट मे बी 50, इट मे बी 10, और फाइनली इट मे बी 0 और वेरी लेस 1 और 2, और यू मे सी 1 और 2 स्पीशीज। सिमिलरली जैसे नीचे आ रहे हो तो यू मे ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो पैटर्न है इसी को बोलते हो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। हेंस द ओवरऑल कंक्लूजन वाज दैट कि जो एरिया इक्वेटर के आसपास होते हैं वहाँ पर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम अर्थ से टुवर्ड द पोल्स जाते हैं और अपने लैटिट्यूड्स को चेंज करते हैं, वाइल मूविंग टुवर्ड द पोल्स हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पे डिक्रीज करती है। द रीजन कि ट्रॉपिकल रीजन में आपकी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा होती है, दिस वी आर गोइंग टू सी ऑन अपकमिंग स्लाइड। Second is species area relationship. There is one great scientist known as Alexander von Humboldt. इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया स्पीशीज एरिया के बीच में, और इन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं स्पीशीज रिचनेस और नंबर ऑफ स्पीशीज उन एरिया में जो मिलती हैं उसका नंबर भी इंक्रीज होता है। बट द कंडीशन अप्लाइड इज दैट ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल भी एक छोटा सा एरिया हमारे पास ये है, उससे बड़ा एरिया ये है, उससे बड़ा एरिया ये है, एंड फाइनली वी हैव द लार्जेस्ट एरिया। तो ये क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं, जैसे लेट अस लेबल इट एज 1 2 3 एंड 4, जैसे जैसे हम 1 से 2 में गए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज मिलेगी, 2 से 3 में गए ज़्यादा नंबर स्पीशीज मिलेगी, 3 से 4 में गए तो और ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज मिलेगी। बट ये एक लिमिट तक होता है। मीन इसके बाद अगर आप 5th एरिया जोड़ते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वेरिएशंस ऑफ स्पीशीज में देखने को नहीं मिलेगा। मीन नंबर स्पीशीज वहाँ पे ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू में आ जाती है।
इसी चीज को यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे आपका स्कूल का ग्राउंड है, अगर आप उसका छोटा सा एरिया देखते हो, वहां पे यू में फाइंड कि 5-6 पौधे मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा एरिया बढ़ा दिया तो माइट भी 1-2 पौधे या 1-2 जो इंसेक्ट्स की वैरायटी है या जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आपको थोड़ा मिल गए। लेकिन अगर आप पूरा ग्राउंड कंसिडर करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीशीज का नंबर देखने को मिलेगा, ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसी चीज को अलेक्जेंडर वैन हेम्बोल्ट ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है बाय द ग्राफ बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर इट हैज बीन फाउंड कि स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, एरिया के पावर z²। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया गया, दैट इज CAZ हो गया। इसी इक्वेशन को हेम्बोल्ट ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया बाय दिस ब्लू लाइन, ब्लू ग्राफिकल लाइन, जो एक हाइपरबोलिक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो एक ड्रॉबैक था कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, एक लिमिट के बाद स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम ब्लू वाले ग्राफ में देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट में स्पीशीज निकालती हूँ तो इट इज एरिया इतना आ रहा है और आपकी स्पीशीज इतने। अगर मैं इस वाले एरिया में निकालूं जहां पे आपका लाइन कांस्टेंट हो गया, तो चाहे मैं इस वाले एरिया के लिए निकालूं चाहे इस वाले के एरिया के लिए निकालूं, मेरे पास सेम वैल्यू होगी स्पीशीज के लिए। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो इनका S=CAZ फॉर्मूला है, इसको लॉग में कन्वर्ट किया, सबके आगे लॉग यहाँ पे ऐड कर दिया, लाइक log S log C प्लस Z log A। YZ आगे क्यों लिखा, क्योंकि ये लॉग का फॉर्मूला है कि कोई भी अगर पावर में होती है तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। तो नाउ जब ये हमारे पास जो नई इक्वेशन बनी, दैट इज log S log C प्लस Z log A, इसको जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो गई, तो यहाँ पे जो हमारी ऊपर वाले ग्राफ का जो एक लिमिट था कि वहां पर सेम स्पीशीज शो कर रहा था, वो दो अलग अलग एरिया के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया के लिए भी, लेट अस 1 और 2 एरिया, दोनों एरियाज के लिए सेम स्पीशीज रिचनेस को वहां पे इंडिकेट किया जाए। इसी चीज को ओवरकम कर दिया अब किसने, हमारी इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ने। और जो स्ट्रेट ग्राफ बना, अब हम यहाँ पे अगर हम दो एरिया के लिए देखें तो दोनों के लिए वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप विच वॉज गिवन बाय हेम्बोल्ट। नाउ देयर इज वन मोर ग्राफ। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आपका स्लोप है लाइन का, वो किस चीज को इंडिकेट करता है। जिस लाइन का जितना ज्यादा स्लोप होगा, वो लाइन में ये रिप्रेजेंट करेगी कि वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी उतना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सी द ग्राफ नंबर 2, यहाँ पे दो लाइन रिप्रेजेंट की गई हैं और दो ग्राफ यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। अगर आप लाइन नंबर 2 को देखो, अगर मैं लाइन नंबर 2 के लिए फाइंड आउट करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 जो आपका एरिया है, ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर के आसपास अगर मैं एरिया के लिए यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस फाइंड करूं तो मेरी वैल्यू आती है 40। अगर मैं सेम एरिया के लिए मीन 10 के लिए रेड लाइन के लिए फाइंड आउट करूं तो आई एम गेटिंग स्पीशीज 20। अगर मैं एरिया चेंज करूं, अगर फॉर एग्जांपल 35, नाउ लेट अस सी सेकेंड एग्जांपल ऑल्सो, कि अगर मैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर देख रही हूँ, ठीक है, तो अगर रेड लाइन में देखूँ तो मेरी वैल्यू कहाँ पे जाती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, दैट इज नियरली 30। और सेम एरिया के लिए अगर मैं येलो लाइन पे अगर ग्राफ करूँ, दैट इज नियर बाय 70। तो आप यहाँ पे देखो कि जो लाइन जिसका स्लोप जितना ज्यादा है, स्लोप का मतलब एंगल, ठीक है, यहाँ पे देखो येलो लाइन का एंगल इज मोर एज कम्पेयर टू योर रेड लाइन का। यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जिस लाइन का स्लोप जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी। और नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रीजन फॉर मोर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया देन टेम्परेट एरिया। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में वी हैव सीन कि ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर में वी हैव इक्वेटर, एंड इस इक्वेटर के जो नियर बाय एरिया है उसी को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। हमने ये देखा था कि ट्रॉपिकल एरिया में स्पीशीज रिचनेस सबसे ज़्यादा मिलती है। इसका रीज़न वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। फर्स्ट रीज़न इज
कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर लॉन्गर एवोल्यूशनरी टाइम मिलता है किसी भी स्पीशीज़ को अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत कम होते हैं। कहने का मतलब है कोई अगर स्पीशीज़ इस ट्रॉपिकल वाले एरिया में अगर इवॉल्व कर रही है तो ट्रॉपिकल एरिया में जो आपके क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी न्यू स्पीशीज जो अपने अंडर एवोल्यूशन प्रोसेस को कैरी आउट कर रही है वो बहुत जल्दी से वहाँ से स्वाइप आउट नहीं होती है। जबकि जो पोल्स वाले या अदर टेम्परेट एरिया है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होने की वजह से कोई स्पीशीज को एक पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल पाता कि वह अपने आप को कम्प्लीटली इवॉल्व कर सके। सो दिस इज़ अ थिंग कि जिस स्पीशीज़ को जितना ज़्यादा टाइम अपने आप को इवॉल्व करने के लिए मिलेगा वो बेटर कैरेक्टर के साथ बेटरली अडेप्ट कर पाएगी और बेटरली अपने आप को इवॉल्व कर पाएगी। सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत कम सीजनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। मीन साल भर वहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट रेनफॉल पैटर्न, कांस्टेंट सीजनल चेंजेस आपको वहाँ पे कांस्टेंट मिलेंगे। फ्रीक्वेंट सीजनल चेंजेस वहाँ पे नहीं मिलते हैं। Third and the most common is more solar energy. Third and most common is more solar energy. थर्ड एंड मोर सोलर एनर्जी। सबसे ज़्यादा लाइट की अवेलेबिलिटी आपके इक्वेटर वाले रीजन में होती है, इसीलिए ये वार्म रहते हैं। थ्रू आउट द ईयर दिस रीजन इज़ वार्म और यहाँ पर मोर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिव उतनी ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। Now let us discuss some of the points given by different scientists. First is by David Tillman. David Tillman ने ये बोला कि ऐसे एरिया जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, अगर हम वहाँ पे बायोमास का वेरिएशन चेक करें ओवर द ईयर तो वो हमें बहुत कम मिलेगा। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू एरियाज, दिस इज़ वन एरिया एंड दिस इज़ सेकेंड एरिया। अगर हम दोनों के साइज़ को कंपेयर करें तो बहुत कम है। अगर मान लो कि फर्स्ट वाले एरिया में 100 स्पीशीज़ मिल रही है एंड सेकेंड वाले एरिया में भी आपके 100 स्पीशीज़ मिल रही है और आपने ड्यू टू एनी कंडीशन यहाँ से कुछ स्पीशीज़ को कम कर दिया, यहाँ से आपने 2 स्पीशीज़ हटा दिए। सेम काम आपने इस बड़े वाले एरिया में किया कि यहाँ से भी आपने 2 स्पीशीज़ हटा दिए। अब जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ओवरऑल बायोमास में जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो छोटे एरिया में बहुत जल्दी नोटिस हो जाएगा, जबकि बड़े एरिया में उसका वेरिएशन इतना देखने को नहीं मिलेगा। बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल कि दिस इज फर्स्ट एरिया एंड दिस इज सेकेंड एरिया। लेट अस कंसिडर कि स्मॉलर एरिया में वी हैव 50 स्पीशीज एंड इन लार्जर एरिया वी हैव 100 स्पीशीज। अगर मैं स्मॉलर एरिया में से 2 स्पीशीज को कम कर दूं, लेट अस रिमूव 2 स्पीशीज एंड सेम थिंग मैं अगर बड़े एरिया से करूं तो यहाँ पे व्हाट वी विल नोटिस कि जो बड़े एरिया में इम्पैक्ट है वो हमें इतनी जल्दी नोटिस नहीं होगा, बल्कि छोटे एरिया में जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है वहाँ पे हमें ये इम्पैक्ट बहुत जल्दी नोटिस हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये इम्पैक्ट हम बात कर रहे हैं इसको हम बायोमास के टर्म में मेजर करने की बात कर रहे हैं। कौन? डेविड सर। यहाँ तो अगर हम एरिया बड़े वाले एरिया में बायोमास का चेंज देखें तो हमें इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, वेयर छोटे एरिया में हमें बहुत जल्दी ये मासेस का जो वेरिएशन है वो बहुत जल्दी नोटिस में आ जाएगा। तो आप एक सिंपल फॉर्म में इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे आपकी क्लास है, क्लास में एग्जांपल जैसे आपकी क्लास में अगर ओनली 10 स्टूडेंट है और एक या 2 बच्चे अगर वहाँ से गए हैं, इवन अगर सिंगल बच्चा भी क्लास में नहीं है तो वो टीचर के नोटिस में बहुत जल्दी आ जाता है। मीन वो वेरिएशन आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर यहाँ पे एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 1 या 2 बच्चे मिसिंग है तो वो इतनी जल्दी नोटिस में नहीं आता है किसी भी टीचर की। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि जितना बड़ा एरिया होगा, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, वहाँ पे जो वेरिएशंस है 1 या 2 के ऐड होने या 1 या 2 के हटने से जो ओवरऑल बायोमास का रेशियो है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। मीन वो कांस्टेंट रहते हैं। जबकि छोटे एरिया में अगर आप कुछ ऐड या रिमूव कर रहे हो तो बहुत जल्दी वो वेरिएशंस आपके नोटिस में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएशन है उसको डेविड सर ने बायोमास के टर्म में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज रिविट पॉपर हाइपोथेसिस विच इज गिवन बाय एलिच। यहाँ पे एलिच साइंटिस्ट ने जो एरोप्लेन्स के रिविट होते हैं, रिविट इज नथिंग बट दीज आर द नट बोल्ट। रिविट को यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है विद द स्पीशीज और यहाँ पे जो एरोप्लेन है
उसको कंपेयर किया गया है हमारे इकोसिस्टम से। नाउ सी व्हाट एलएच हैज सेड। इन्होंने बोला जिस तरीके से एक एरोप्लेन में जितने भी नट्स होते हैं, सारे नट एक अपने अपने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक एरोप्लेन को बैलेंस करने के लिए सारे नट एसेंशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सीट का नट निकाल दें, ठीक है, या किसी वॉशरूम के डोर का नट निकाल दें, तो वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ओवरऑल एरोप्लेन की प्रॉपर्टी को। बट अगर हमने किसी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन के नट्स को रिमूव कर दिया, दैट रिविट्स को रिमूव कर दिया, लाइक एमरजेंसी डोर के नट को, लाइक जो आपके एरोप्लेन्स का जो पायलट का चैम्बर है वहाँ पे किसी मशीन का नट निकाल दिया, किसी जो मेन डोर है एरोप्लेन का वहाँ का नट निकाल दिया, तो वो आपके लिए क्या करेगा, एरोप्लेन को एक डेंजर कंडीशन में डाल सकता है, बिकॉज वहाँ पर वो नट के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे ये बोली गई है, जिस तरीके से सारे के सारे रिवेट्स एरोप्लेन के लिए एसेंशियल नहीं है, ऑल्दो सारे के सारे रिवेट अपना एक अप्रोप्रिएट काम कर रहे हैं, बट कुछ रिवेट्स से कुछ नट्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे अवेलेबल होते हैं। अगर हमने उसको निकाला तो हमारा एरोप्लेन डेंजर कंडीशन में आ जाता है। सिमिलरली हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जो अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही होती हैं, और अगर हम स्पीशीज़ को निकालते हैं तो हमारे इकोसिस्टम को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट रिविट की तरह काम कर रही होती है, इम्पॉर्टेंट लोकेशंस में इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कैरी आउट कर रही होती है। अगर हमने उन स्पीशीज़ को छेड़ा, उन स्पीशीज़ को डिस्टर्ब किया, तो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमें वहाँ पे ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। Please correct the spelling of aeroplane here, and it is shows, SHOWS. नाउ द थर्ड इज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस, बहुत ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज जो उस एरिया में मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। पूरे वर्ल्ड में जो अभी तक जो हॉटस्पॉट है, 36 हॉटस्पॉट हैज़ बिन आइडेंटिफाइड, जिसमें से 4 इंडिया में है, एंड दैट आर वेस्टर्न घाट, हिमालयन एरिया, श्रीलंका, इंडो बुर्मन रीजन एंड सुंदरलैंड. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.